बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी आपके अच्छे गुजरे होंगे और अल्लाह ताला की कुदरत मेहरबान है जी। मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया है, आज सुबह भी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी है। सो आप मौसम को भी इंजॉय कीजिए और इसके साथ साथ रमज़ान के रोज़े भी रखें। अगेन हर रोज़ की तरह आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी, रोज़े का असल मकसद भी समझने की कोशिश कीजिए। कोशिश करें कि अगर हम अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखते हैं, रोज़े की नीयत करते हैं, तो ये सिर्फ फाके तक महदूद नहीं होना चाहिए, इसका असल मकसद पूरा होना चाहिए ताकि उसके समरात हमें दीन दुनिया आखिरत हर जगह पर मिल सकें। सो हम करेंगे आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। खबर क्या है? मुफ्त आटे के ट्रैकिंग पॉइंट्स में इजाफा, 20 किलो वाले थैले की तकसीम शुरू। लेस्को को पंजाब हुकूमत के सपुर्द करने पर काम शुरू। मोबाइल मीटरिंग की शरह और कंपनी की अराजी का रिकॉर्ड तलब। 6 लाख से जायद निजी कैमरे सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक कैमरों की मदद से लोकेशंस को मॉनिटर किया जाएगा। गदागर माफिया चौक चौराहों पर काबिज, इंतजामिया खामोश। सो नाज़रीन, ये हैं जी आज की टॉप स्टोरीज। खबरों की डिटेल्स की तरफ जाएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अदा करते रहना चाहिए। वाकई अल्लाह ताला का हालात हमारे सामने जिस तरह के, हर कोई परेशान तो है, लेकिन हमेशा की तरह शुक्राना नेमत आपकी नेमतों में इजाफा करता है। खबर क्या है? 20 किलो आटे वाला थैला जो है, इसकी तकसीम का आगाज कर दिया गया। मुफ्त आटे के ट्रैकिंग पॉइंट्स में मजीद इजाफा किया जा रहा है। आमिर भाई, हर गुजरते दिन के साथ रश कम होना चाहिए, इन पॉइंट्स पर रश बढ़ रहा है, मुझे उसकी रीजन नहीं समझ आ रही। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो इंतजार में थे कि रश कम होगा तो फिर हम जाकर लेंगे। अच्छा, देखिए 25 शबान से 25 रमज़ान तक आपको 30 किलो आटा मिलना है मुफ्त में। और शुरू में तो ये था कि आपको एक थैला दिया जा रहा था। अच्छा, एक थैला देने के बाद आप दोबारा से आएंगे, बिल्कुल ही सिस्टम आउट हो गया, लोग नहीं पहुंच पाते थे, दोबारा से आना, फिर 10 किलो आटा लेना मुश्किल था। अच्छा, एक ही दफ़ा में 30 किलो क्यों नहीं दिया गया, ये मुझे कोई हुक्मरान समझा नहीं सकता, चाहे वो वफाक का है चाहे पंजाब का है। और उसके बाद अगर आपने देना ही है तो भाई सीधा सच्चा सूर था कि आप आटे पर 50%, 100% सब्सिडी दे दें। देखिए, अब जितनी कीमत थी उससे 80% कम कीमत रखते, लेकिन दुकानों पर ये आटा अवेलेबल होता, ये ना लाइनें लगती, ना ये शोर मचता। अब शहर में तो आप कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन दूसरे शहरों में आपके वज़रा भी जा रहे हैं, आप खुद भी जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या होगा उससे? होगा ये कि लोग एक आटे का थैला लेके जाते हैं, अगले आटे के थैले के लिए फिर लाइन में लगे। ऐसे ही है, यही हो रहा है। बिल्कुल। और अब ये 20 किलो के आटे का, तो ये पहले आइडिया क्यों नहीं आया कि भाई 20 किलो के आटे का थैला दे दिया जाए? एक ही दफ़ा में आए बंदा, एक दफ़ा थैला लेके चला जाए। सही सही। 10-10 किलो के देते रहे। ये लाइनें लगवाने का कोई शहबाज शरीफ साहब को शायद शौक है, मुझे समझ नहीं आई। मैं पहले दिन से। अच्छा, और साई साहब आपने भी नोटिस किया होगा, कल हमारे पास फुटेज भी आ रही थी, एग्री करेंगे आमिर भाई भी, लोगों में तजब्जुब है कि खत्म हो जाएगा आटा, परेशानी है, मतलब झपट रहे हैं लोग। है ना, बिल्कुल। ये जब भी कोई पब्लिक प्लेस पे इस तरह कोई इवेंट होता है तो आपको पता है लोग कंट्रोल में नहीं आते, लेकिन जिस तरह आमिर भाई कह रहे हैं कि सब्सिडी दे दी जाती है और दुकानों पे आटा फराहम कर दिया जाता, तो फिर उसमें जो हकदार हैं उन तक उस तरह आटा नहीं पहुँचता। उसकी वजह यह है कि जो मिल मालकान माफिया है वो बड़ा सरगर्म हो जाता है, वो उस तरह पसाई नहीं करता, आटे की उस तरह क्वालिटी नहीं होती, उस तरह मॉनिटरिंग नहीं होती। थैले लिखे जाते 100 हैं, पहुँचते वहाँ पे 20 हैं, 30 हैं। दुकानदार को चूँकि इस बात का होता है कि उसने सारा साल मिल मालकान से आटा लेना होता है, तो वो उधार पे भी उनका काम चल रहा होता है, फिर वो मिल मालकान के आगे मजबूर होता है, तो वो फ़ोन करके कहते हैं कि आपको कोई सरकारी बंदा पूछे तो आपने कहना ही 100 थैला है। हालांकि हकीकत में यही होता है कि 30-35 थैले जा रही होती हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ट्रैकिंग पॉइंट जो है वो बढ़ा दी गई, ये तो बड़ी खुशहाल चीज़ है। 30 किलो आटा दिया जाना था रमज़ान में और 20 किलो वाले थैले अब शुरू किए गए हैं। हो सकता है
इसी रश को मद्देनजर रखते हुए 10-10 किलो वाले थैले रखे गए थे कि लोग एक दफ़ा आगाज़ में रश होगा, उसके बाद बारी से लोग आते जाएंगे, चूँकि घराना नंबर देखना है। अब उसमें यह भी कर दिया गया है कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं है लोग, उनको भी साथ में आटा दिया जाएगा। तो लेकिन ये सारी चीज़ों का मकसद तो ये था कि अवाम को फैसिलिटेट किया जाए, और फैसिलिटेट करना है इंतज़ामिया ने। गवर्नमेंट का काम है सब्सिडी दे देना, कोई भी सहूलत दे देना। पॉइंट बने और ट्रक लगे हैं, आटा वहाँ पर तकसीम किया जा रहा है, यकीन माने मीलों दूर तक ट्रैफिक की लाइनें लगी ना लाइनें। अब साई साहब की अपनी एक सोच है, और साई साहब की बेहतर सोच है। मैं ये समझता हूँ उनकी भी सोच बेहतर है कि दुकानदार बेच जाते हैं, लेकिन जब हमने थैला जो है उस पर निगरानी करनी है, उसका कलर चेंज करना है, और उसको कितने थैले किस जगह पहुँचे, ये ज़्यादा आसान काम था बनिस्बत इसके कि हम लाइनें लगवाते लोगों की, और उस पर आपके सारे इंतज़ामिया जो है उस पर ही मुतहरक रहती। आसान ये था कि आप कहते हैं कि जनाब ये इस कलर का थैला है, ये थैला सिर्फ इस रियायती कीमत में बिकेगा। अच्छा, मैंने अब वो थैला नहीं लेना, तो दूसरे बेशुमार थैले मौजूद हैं, मैं वो ले लूँ। लेकिन आसानी ये थी कि हर बंदे को उसके घर के नज़दीक से आटा मिल जाना था, और अगर 10 किलो का थैला आपको 300 रुपये में लेट से मिलता है, 400 रुपये में मिलता है, तो आप ये देखें कि वो क्यों नहीं खरीदेगा, वो लाइनों में जाके क्यों लगेगा, वो शनाख्ती कार्ड वाला फड्डा क्यों होगा। अभी अगर आपकी सारी मशीनरी इधर है ना, तो आमिर भाई ओपन मार्केट में हम आप जिन्होंने खरीदारी करनी है उनके लिए आटा कितना महंगा है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर उनके लिए भी सस्ता होता, चलो सबको एक दफा ही रिलीफ मिल जाता, बिल्कुल, और गरीब को ज्यादा मिलता। मैंने आज तक सरकारी आटा नहीं खरीदा अपने घर के लिए, मैंने आज तक सरकारी आटा नहीं खरीदा। बचपन में कभी खरीदा हो तो मुझे पता नहीं, बचपन में खैर गंदम पसाते थे हम लोग, तो उस वक्त ये थैले शैलों का चक्कर नहीं था। अब अगर लोगों को ये सहूलत दे दी जाए तो मैं समझता हूँ तब भी गरीब का ही फायदा था, और उसमें ये फायदा भी था कि उसका वक्त बचता। ये जो दिहाड़ीदार अपनी दिहाड़ी तोड़ के 10 किलो के थैले के लिए लाइन में लगे हैं, ये अपनी दिहाड़ी लगाते। अब साई साहब की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, और मुझे वो तरीका अच्छा लगता है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये इतवार बाजार और ये मंगल बाजार और ये रमजान बाजार नहीं लगने चाहिए, दुकान पे सस्ती चीज मिलनी चाहिए। वो दुकान पे पहुंचे भी तो आमिर भाई, जाती है। अगर आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड चीजें पहुंचेंगी तो फायदा क्या होगा, आटा खाने वाला ना हो। साई साहब, ये वो इंतजामिया है जो बिल में से चूहा और सांप निकाल के ले जाती है। अग्री, मैं मानती हूँ आपकी, चाहे वो ज़मान पार्क में होए, चाहे वो गुलबर्ग में हो। हमारे भाई आटे में ज़मान पार्क कहाँ से आ गया? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैंने इलाके का नाम ज़हन में आ गया तो आप हर चीज वहाँ जाती है घूम के। नहीं, वो शरीफ आ गया तो वहाँ पे पुलिस मौजूद है। मैं कहता हूँ ये वो इंतजामिया है जो चूहा और सांप भी बिल में से निकाल लाती है, ठीक है। नहीं तो ज़मान पार्क का क्या तलक है? ये इंतजामिया ये नहीं देख पाएगी कि किसके पास कितने थैले गए और कितने बिक गए, और तंदूरों पे कौन सा थैला इस्तेमाल। और साई साहब ये आप एग्री करेंगे, इंतजामिया के अपने ही लोग चीनी इधर उधर करने में मुलविस है, और कितने स्कैंडल्स चीनी के ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे भाई नहीं सुन रहे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अच्छा, ट्रैकिंग से आपको नहीं जा, कल आपके लाहौर के अंदर फिरोजवाला में, अब बात खोलूंगा तो निकल आएगी, 4000 आटे के थैले बेचता बंदा पकड़ा गया। तो ये देखे ना, ट्रकिंग क्या था, वो ट्रक ही ले गया, बंदों के साथ मिला, ट्रक के 4000 थैले साई साहब। तो हमारे भाई, अच्छा, उसमें भी चोरी थी, इसमें भी चोरी, दोनों तरफ चोरी इस तरह से मर्जी जाए, इसमें उस तरह चोरी नहीं होगी क्योंकि ट्रक वहाँ पे खड़े हैं, उसमें तो 10,000 लाइनें, लोगों की लाइनें लगी हैं, लोग देख रहे हैं, लोग एक आटा भी नहीं, एक थैला भी नहीं आगे। 4000 को 10 से ज़रब देना, मुझे मैथ मेरी इतनी अच्छी नहीं है। हमारे भाई 4000 को 10 से ज़रब तो दें प्लीज, 40 लाख हो जाएगा की कर दे। लेकिन ये बात है, 40 लाख किलो आटा एक बंदा करप्शन कर रहा है। आप मुझे बताओ कहाँ पे जस्टिफिकेशन है? नहीं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने करनी है वो यूटिलिटी स्टोर पे भी कर रहे हैं, साई साहब दुकानों पे भी कर रहे हैं। ये तो मैं आम आदमी को आप दिहाड़ी तोड़ के, सही से सॉरी ना करें, आम आदमी दिहाड़ी तोड़ के, मसलन मैं गरीब आदमी, मैंने आटा लेने जाना है, क्या मुझे दफ्तर इजाजत देगा? जाओ सारा दिन लाइन में। नहीं जी, कहाँ पर नमाज नमाज पढ़ते दफ्तर ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਜਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ तो रोक दो 2-2 घंटे 2.5 घंटे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कैमरे लगे ने छड़ दो और नमाज पे इतराज मत किया नहीं कब इतराज करें, ये कह रहे हैं 2 घंटे और नमाज का टाइम ले जाते हैं, और वो भी नमाज ऑफिस में पढ़नी है। आपने जुमा भी ऑफिस में पढ़ना है, तो ये आपके ऑफिस में एक ब्लेसिंग है कि यहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, यहाँ मस्जिद। तो यही तो मसला है कि ये ब्लेसिंग है, आपको बंद कराना। आपकी चेयर से मैक्सिमम 50 मीटर दूर है मस्जिद, तो आप 1.5-2 घंटे के लिए चले जाते हैं, तो आपको कौन रोकता है? कहाँ चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए?
तो नमाज 1.5-2 घंटे की होती है। पता नहीं कितने जाते हो ऐसा पढ़ा करें नमाज, आपको पता चले कितने मिनट की होती है या 1.5-2 घंटे की होती आप कह रहे हैं छुट्टी नहीं मिलती। खैर अब आज भी खबर ये भी है कि जुम्मे के दिन सरकारी आटे की मुफ्त तकसीम नहीं होगी। वज़ीर आला ने जुम्मे के रोज आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने की मंजूरी दे दी है। इसकी क्या वजूहत है आमिर भाई? बड़ा अच्छा किया है, मतलब किसी जगह पर तो इंतजामिया को जुम्मे भी की रिलैक्स वजह करना से, है। हाँ। एक तो जुमे के जमात रमज़ान, वहाँ पे सिक्योरिटी, और फिर आटा ट्रकिंग पॉइंट इनकी सिक्योरिटी, तो ये बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल हो फोर्स जाना था चाहिए मैनेज थी। मेरे ख्याल में है। दूसरा, आपकी जो इंतजामिया है उसको एक दिन तो सांस आना चाहिए कि यार आज ट्रकिंग नहीं है तो आज हम बैठ के प्लानिंग कर लें कि कल से जो दिन शुरू हो रहा है, हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, उसमें हम किस तरह से इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है एक दिन की छुट्टी तो बनती है, रेस्ट होना पहले ही होना चाहिए था, एक दिन की छुट्टी दी जाती है। और साथ सिक्योरिटी वाला कंसर्न भी बहुत वैलिड बताए है। ज़ाहिर है ना, जब आवाम इकट्ठी होगी, पब्लिक इकट्ठी होगी, वहाँ पे सारी मशीनरी मौजूद होगी, पुलिस के बगैर तो आपको पता है गुजारा ही Possible नहीं। नहीं है। और लाइनें तो पब्लिक एकदम, आपको पता है लोगों में ये इतना जम्मे गफीर है लोग। सब्र है ही नहीं ना। एक देख रहे हैं ट्रक लगा है, लोगों को पता है कि ये मिलना ही मिलना है और आपके लिए है, लेकिन इसके बावजूद कोई लाइन तोड़ रहा है, कोई साहब सिफारिशें करा रहा है, जल्दबाजी के चक्कर में होता है ना, सब और लोग को पुलिस पहले बारी वाले, हमारी फिर आ मैं जाए। ये बात करूंगा तो अमर भाई इस पे बात करेंगे। पुलिस वाले बेचारे करें क्या, कभी सुबह उठ के मसाजिद के बाहर नमाज पढ़ाते हैं, फिर वो ट्रकिंग पॉइंट्स पे चले जाते हैं, फिर उन्हें शाम को नाकाबंदी करनी है, फिर नमाज तरावी की जो होनी है उसके बाद वहाँ पे ड्यूटियों पे मौजूद होना है, जुम्मे की ड्यूटियों में मौजूद होना है, फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर हो जाए वहाँ पे होना है, फिर जमान पार्क की तरफ भी कभी कभी जाना है। तो इन सब को कहीं किसी ना किसी जगह पे थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये सीएम साहब की बड़ी अच्छी सोच तो है। ये अच्छा इकदाम ओवरऑल उठाया गया है। बाकी रह गई जहाँ तक आटे की बात है, तो मैं चाहूँगी कि अच्छा ये भी इकदाम उठाया गया है जो कि ट्रकिंग पॉइंट में इजाफा किया जा रहा है, और एक साथ जो अब ज़्यादा आटे की तकसीम का अमल शुरू किया गया है, लोगों की मुश्किलात इससे हल होंगी। चलें, अब ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस बहस से बाहर निकल के आके जो फैसिलिटी मौजूद है, जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और बीच में जो ऐसी काली भेड़ें हैं उनके लिए मैसेज ये है कि खुदा का खौफ खा लें कम अज़ कम रमज़ान के महीने में। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर है मोबाइल मीटरिंग की शरह और कंपनी के राजी का रिकॉर्ड तलब। लेस्को को पंजाब हुकूमत के सपोर्ट करने पर काम शुरू किया गया है। मसाइल हल हो जाएंगे आमिर भाई, जो इतने सारे मसाइल हैं? कम हो जाएंगे। अच्छा, मसाइल हल तो नहीं होंगे, वो तो जब तक इंसान के सांस पे सांस है, साथ में मसला चलता रहेगा, चाहे इंसान है, चाहे हुकूमत है, रियासत है, कोई भी है, तो मसले मसाइल तो चलते रहते हैं, लेकिन इससे ज़रा कम होगा। वो जो मरकज़ से कंट्रोल किया जाता था, लेट से 8 कंपनियों को, 10 कंपनियों को, 12 कंपनियों को, तो एक गवर्नमेंट जो है एक कंपनी को देख रही होगी, और पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके पास कंपनीज की तादाद, यानी लेस्को, फेस्को, मेप्को इनके पास आ जाएगी, हेस्को वगैरह वो जो सिल्क के पास चली जाएगी, इस तरह से आप पेशावर के बाद पेप्को चली जाएगी। तो वो कंपनीज का कंट्रोल जो है अगर पंजाब सूबाई हुकूमतों के पास आता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेजमेंट थोड़ी सी आसान है। एक बात तो ये है। दूसरा, जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि इन कंपनीज के अंदर जो असल घपला है वो इसके बड़े ओहदेदार और इसके बड़े नो डाउट, तनख्वाहदार उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। इनके तनख्वाहदार बड़ी तनख्वाहें लेते हैं इन कंपनीज के, और उसके बाद वो करप्शन भी बड़ी करते हैं, यानी उनका निचले सतह तक जो करप्शन चलती है उसका पैसा भी उनको आता है। तो एक इसका बड़ा आसान हल दिया था 2016 में कि नेट मीटरिंग लगाई जाए। लेस्को को अगर 5 रुपये की बिजली दी गई है तो उससे 5 रुपये ले लिए जाए, और अगर बिजली के 5 रुपये वो वापस करेगा तो उसको वहाँ से 5 रुपये इकट्ठे करने हैं। सही। तो वो एक आसान सा हल था, लेकिन उस पर काम क्यों नहीं हो सका? चले अल्लाह करे अब ये पंजाब गवर्नमेंट आ गई है, ये बिजली खरीदे, बिजली खरीद के इन कंपनीज को दे और इन कंपनी से उसके पैसे ले ले, बड़ा आसान सा हो जाएगा कि ये जो लैंड लॉसेस के नाम पर लोगों को अजियत में, मतलब वैसे साहिब साहब सॉरी आप नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़्यादा ले जाता हूँ, नहीं कोई बात, लेकिन मैं माजरत खा हूँ। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके के साथ एक कच्ची आबादी है, वहाँ कोई चौधरी बंदा है, उसको लेस्को के अहलकार बिजली देते हैं फ्री, चोरी, यानी कुंडे लाल। पोश इलाके में मिल रही है। अच्छा सुने साहिब साहब, वो सारे झोपड़ियों को, सारी कच्ची आबादी को वो बिजली सप्लाई करते, शुक्र है जमान पार्क में, और उनसे वो जमान पार्क भी चोरी की बिजली, जमान पार्क भी हो रही है, वो भी चोरी हो रही है, उसको भी रोकना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं रोकते हैं उसके, वो मैं तो कहता हूँ उसका पानी भी काटें, उसकी सारी चीज़ें काटें जो जो नजायज़ काम कर रहे हैं। अच्छा,
वो बिजली बेचता है पर मंथ के हिसाब से, मतलब उसने एक झोंपड़ी वाले से लेना है ना, उसने कहना जी मुझे 500 रुपये लगा दो। ये पूरा नेटवर्क है। तो एक जगह की अच्छा, उसकी कहानी सजा नहीं है किसको ये। मिल रही है पता है आपको? उसकी सजा मुझे मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको मैं मंथली। अच्छा, आपका घर करीब है जी, तो आपका ग्रिड जो है ना वो रोजाना 2 घंटे आपको लोड लोड शेडिंग शेडिंग उन्होंने कहा है, वाज़ेह तौर पे कहा है। आपके इलाके में बिजली चोरी हो रही है। ऐसे ही। नहीं, और बिजली चोरी का बिजली तो चोरों, बिजली चोर को पकड़ो, तुम पकड़ते नहीं हो, सजा मुझे देते हो। और हाल आपने ये निकाला है कि जिस इलाके में बिजली चोरी होगी वहां पर आप लोड शेडिंग करें। यानी जमान पार्क का जिक्र कर, जमान पार्क में बिजली चोरी हो रही है। मुझे बताएं, जो इस जमानत पार्क, जमान पार्क, जनान पार्क, इसका जो खुल्लम भी नाम खुल्ला हो रखते रही हैं, है, बहुत अच्छे से खुल्लम खबरें खुल्ला। चल रही हैं। उसकी सजा जमान पार्क में रहने वाले बाकी शरीफ क्यों लोगों मिले? को क्यों हो? क्यों मिले? ना, फिर बिजली बड़ी कंज्यूम हो रही है वहाँ पे, तो चूंकि बहुत सारे वो लगे हुए हैं, कैंप पूरा बने हुए पूरा हैं। दिन कैंप लगे हैं वहां और पर। रात को अगली कैंप बात यह है कि जिस तरह बिजली चोरी की बात हो रही है, मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ 2 माह कबल के सिपरा साहब को फिर मैं रिक्वेस्ट भी की कि कोई सारा कुछ उन्होंने चेक कर लिया। मेरी एक वो जगह पे कारोबार है, वो सारा उन्होंने देख लिया, सब कुछ कर लिया, कोई चोरी नहीं मिली। तो एंड पे आकर उन्होंने ओवर बिलिंग कर दी। हमने कहा ये आपने क्यों कर दी है? वो बाद में जब हमें सारे मामलात का पता चला तो पता ये चला जी कि वो हमें मंथली दो और बिजली चोरी किया कर। ये मैं अजीब सा मंतक था। फिर हम वहाँ पे आला अफसरान को पेश हुए, हमने कहा यार हम पूरी बिलिंग कर रहे हैं, जो आपके हमारा जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उसके मुताबिक हम बिल दे रहे हैं, तो हम क्यों इस तरह काम करें? तो फिर हम मुझे ये बात समझ आई कि ये खुद आपको इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, आपको तंग करते हैं। आप पे जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं उन लोगों को इस बात पे आमादा करते हैं कि आप बिजली चोरी करें ताकि हमारी जेबें गर्म हों, आपकी बचत हो। और फिर वो बंदा जब वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए तो अगला बंदा आए, फिर वो आपको ब्लैकमेल करे, वो 2-4 अब लाख अगर रुपया ये ले फिर मामला दोबारा रुक जाएंगे साई साहब पंजाब हुकूमत के सपोर्ट करने से, फिर तो खुश आइंद है। ये मामला रुक जाएंगे कि बड़े बड़े बिजली चोरों तक हाथ डाला जाए, आपके अंदर जो काली भेड़ें मौजूद हैं पहले उनका एहतसाब किया जाए, तो फिर तो फायदा है। नहीं, अनाड्रियंस का मकसद यही होता है किसी भी चीज़ की बेहतर मॉनिटरिंग उसी इस वक्त जो है वो बेहतर हो सकती है जब आप छोटे छोटे यूनिट्स बना दें, ताकि ऊपर सुपरवाइजरी अफसरान जो हैं वो आसानी से चीज़ों को देख सकें, उसको मॉनिटर कर सकें। देखें, एक मुल्क के सूबे भी इसीलिए बनते हैं, वहाँ पे जो आपके वज़ीर आला बनते हैं वो चीज़ों को शहर बनते हैं, बिल्कुल सूबों से शहर बनते हैं। फिर ये छोटे शहर होंगे तो वहाँ पे मॉनिटरिंग बेहतर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तमाम मामलात बेहतर होंगे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि सारा कुछ मौजूद है, जो बंदे यहाँ पे आपने मुहाफ़िज़ बिठाए हुए हैं वही कहते हैं चोरी करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और अभी आप देखें ये गर्मियों का सीज़न आ रहा है, यकीन करें कि आपको इस तरह के वो हरबे बताते हैं बिजली चोरी के कि आपकी और मेरी अकल दंग रह जाती है। घर में नंबर देके, मेरे घर में नंबर देके गए थे साई साहब, ये मैं फलां लाइनमैन हूँ, मेरा ये नंबर है, आपने अगर अपना मीटर कराना है तो आप करवा लें। आपको बाद में उसमें मैंने फ़ोन पे बात भी की थी, वो कहता है जी बाद में हम इसको डैमेज करेंगे, डैमेज डिक्लेयर कर देंगे, डैमेज डिक्लेयर कर देंगे, आप पर एक छोटा सा जुर्माना डालेंगे कि जी आपने हमें डैमेज बताया नहीं था, मीटर आपको नया लगा देंगे, आपका दोबारा से चालू हो जाएगा, आप 6 महीने साल इसको इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। चोरी के रास्ते भी वही बता। अच्छा, इसका हल प्राइवेटाइजेशन से, मैं तो इसके लेस्को वेस्को के मैं तो कहता हूँ प्राइवेटाइज करें इनको। प्राइवेट मालिक जो है ना वो काम ले लेता है, वो उसको काम लेना, ज़ाहिर है उसका फर्म बंद होगी तो नुकसान होगा, तो वो तो नहीं फोकस बर्दाश्त करेगा उन्होंने ना, तो फिर उसको इस इलाके से उसको 1 करोड़ रुपया लेट से आना चाहिए था, उस इलाके से उसको जब 80 लाख रुपए आएगा ना, हुकूमत तो बोलती नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो लेस्को चेयरमैन को 65 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है। तनख्वाह दे रही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मतलब वो क्या काम क्या करते हैं जनाब, वो 65 लाख रुपए किस चीज़ का लेते हैं, हुकूमत बोलेगी नहीं। तो वो जो पैसे थे वो प्राइवेट वाला अगर वो होगा तो वो आपको यही काम 20 लाख रुपए में चेयरमैन रखेगा और उससे पैसे भी पूरे वसूल करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऐसा इसको प्राइवेटाइज कर दिए। मैं वैसे लेकिन चलें, जो ये इकदाम उठाया जा रहा है इससे देखें क्या बेहतरी आती है, कम से कम लोगों को कुछ तो बेहतरी आएगी। हाँ, चलें, कुछ तो बेहतरी आएगी। लेकिन अगर वो उस तरह का कोई वज़ीर आला आ गया जिसके गाँव में बिजली नहीं थी और उसने खरबों अरबों रुपए कमा लिए, तो वसीम अकरम प्लस आ गया तो ये इस लेस्को को भी बेच खाएगा। मैं बस ये पता नहीं क्या होगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबर यह है 6 लाख से ज्यादा निजी कैमरे सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक कर दिए गए हैं। अल्लाह खैर करे, अब कैमरों की मदद से 1,85,000 लोकेशंस को मॉनिटर किया जाएगा। ये अच्छा इकदाम है, लेकिन इससे पहले जो सेफ सिटी के कैमरे थे साई साहब, वो वाला हाल तो नहीं हो जाएगा इन कैमरों का भी?
है ना, वो वाले जो कैमरे थे उसके लिए भी एग्रीमेंट तो हो गया है, उनकी दोबारा जो रीस्टोर होना शुरू हो गए हैं। चूँकि जो गैर मुल्की कंपनी थी उसके साथ वो एक तनाज़ा चल रहा था, वो उसकी सेटलमेंट हो गई, अब उसने वर्किंग शुरू कर दी है। और ये जो 6 लाख कैमरे हैं, ये तकरीबन मैंने को 3 माह पहले जो इनके CEO हैं DIG कामरान खान साहब, उनका किया था एज लाइव उनके साथ, तो उन्होंने मुझे बताया था 6 लाख कैमरे हमने अपने साथ अटैच कर लिए हैं। 1,85,000 लोकेशन जो हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी प्राइवेट कैमरे शहर में मुख्तलिफ लोकेशन पे लगे हैं, अगर तो नेक नीति के साथ और बेहतर तरीके से ये काम शुरू रहेगा, जारी और सारी रहेगा, तो मुलजमान को पकड़ने में, क्राइम कंट्रोल करने में, शहर की मॉनिटरिंग में बहुत हद तक फ़ायदा होगा। इसके लिए आला अफसरान को फोकस करना पड़ेगा। लाहौर पुलिस जो जिस तरह इस पे वर्किंग कर रही है, कैमरों की मॉनिटरिंग होगी तो दौड़े लग जाएंगी ये तो शहर है ना, यही है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव तब होंगे जब सारा ये सिस्टम हवावे इसको बिल्कुल, वो पहले वाले जब 2016-17 में जिस तरह शुरू किया था वहाँ पे जब ले आएगा, तो उसके बाद ये सारी जो वर्किंग होगी उसका फ़ायदा तब होगा और उसके समरात आना तब शुरू होंगे। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेंगे। डिसीजन मेकिंग जो है उसमें अब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से 4 रोज़ कबल वहाँ पे विज़िट किया गया और फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम था जो पिछले 6 साल से बंद था, जिसको ऑपरेशनल किया ही नहीं गया था। तो उनकी जानब से डायरेक्शन दी गई कि इसको फौरी तौर पर ऑपरेशनल किया जाए और मुझे इस पर रिज़ल्ट दिए जाएँ। तो पहले दिन ही एक बंदा मनावा से इश्तिहारी मुलजम जो कत्ल का था वो पकड़ लिया गया। अब ये कैमरे अगर प्रॉपर तौर पे इनसे काम लिया जाए, मॉनिटरिंग बेहतर की जाए, तो फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछली गवर्नमेंट थी, आपको पता है, तमाम मंसूबों को सियासी बनाया गया, सियासी नज़र से देखा गया। उनकी जो अफादियत थी उसको देखने की बजाय अपने जो नाम और प्लेटें लगवाने का कोशिश की गई। तो ये चीज़ों से निकल कर अगर ये मंसूबे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो शहर में क्राइम कंट्रोल करने में बड़ी मदद होगी। चूँकि ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं, मैं रोज़ाना देखता हूँ, मैं IG ऑफिस में खुली कचहरी होती है, कोई ना कोई बंदा अरेस्ट होता है, उसका जब बायोमेट्रिक ली जाती है तो सारा डाटा सामने आ जाता है कि वो इश्तिहारी है। तो जिस तरह IG पंजाब मुतहरक हैं और पिछले तकरीबन कोई, मैं 5 दिन की आपको उनको बताऊँ कि 5 दिन में उन्होंने 2000 बंदों की तरक्कियाँ करवाई हैं, कांस्टेबल से लेके SP तक। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने अप्रूवल ली और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग की, तो जो मिनिस्ट्रियल माफिया था उन्होंने कहा 2 हफ्ते लगेंगे। IG साहब ने कहा कि कोई 2 हफ्ते का टाइम नहीं, 2 दिन के अंदर अंदर तमाम चीज़ें मुकम्मल की। DSP से SP 41 बंदे प्रमोट किए, 85 सब इंस्पेक्टर से DSP, 270 जो हैं वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, और पूरे पंजाब में 1500 कांस्टेबल से लेकर ASI तक प्रमोशन हुई हैं। तो अगर एक बंदा आपकी वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, आपकी प्रमोशन पे काम कर रहा है, तो आपको भी करना चाहिए कि आपको उनको कम से कम क्राइम कंट्रोल करके देना चाहिए। और जो बहुत हद तक बढ़ गया है, और ये कैमरे यूटिलाइज़ होने चाहिए। जिस तरह आप देख रही हैं कि 1,85,000 लोकेशंस का दावा किया जा रहा है, तो इन तमाम को मॉनिटर करके शहर में क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है। फिर सेफ सिटी वाला कॉन्सेप्ट नजर आएगा। आमिर भाई कैसे देखते हैं इस फैसले? अच्छा है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि लोग 2-2 करोड़ का घर बना लेते हैं, 3-3 करोड़ का, 30,000 रुपये के कैमरे नहीं लगवाते। तो ये लगने चाहिए लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए है। और अब पूरी दुनिया में अब ये सिस्टम इसी तरह से चलता है। कुछ लोगों को माजरत के साथ प्राइवेसी कंसर्न भी होता है। इसमें प्राइवेसी कंसर्न, आपकी गली के कैमरा लगा है, अब मेरे घर में लगे हैं कैमरे, तो सारा बाहर का व्यू है। आपकी प्राइवेसी को हम कम क्या कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, अंदर का तो कोई व्यू दे नहीं रहे। तो वो आप व्यू अगर उनको दे दें, उनको उसका राब्ता दे दें, तो वो मेरे ख्याल है जहाँ से भी जराइम पेशा लोग गुजरेंगे वो उनको करेंगे। लेकिन साई साहब की मुझे सिर्फ ये मंतक बता दें, IG उस्मान अनवर की कारकर्दगी को तरक्कियों से नहीं नापना चाहिए, प्लीज जराइम की शरह से नापना चाहिए। ये भी आपने बात बिल्कुल मैं तो नहीं, आमिर भाई बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी, मैं तरक्कियां दे के वाह-वाह दे दूंगा। नहीं आमिर भाई मौका देंगे, काम नहीं करता। नहीं मैं बिल्कुल ले ले मौका सर, मैं उनकी बिल्कुल तर्जमानी, आपने तर्जमानी तारीफ की, मैं एक बात सुने जी, वो जब से डॉक्टर उस्मान अनवर आए हैं, पंजाब पुलिस के वेलफेयर के इतने प्रोजेक्ट्स जो पिछले कई सालों से रुके पड़े थे, जो कभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में घूमते फिरते थे, जो कभी किसी जगह पे रुकते थे, IG कहता है कि मैं आपकी वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ। गाजियों के पैकेजेस बढ़ा दिए, शोहदा की फैमिलियों का ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस के लिए ये सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है कि तरक्कियाँ नहीं हो रही। और कई अगर वो सारा एक बंदा ये काम कर रहा है और वो यही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, कच्चे के इलाके में वो कंट्रोल हासिल कर लिया, वो 2 दफा नहीं, वो 2 दफा वहाँ पे गए हैं और उस पर ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन जारी है। भाई साई साहब, मैं फिर कहता हूँ, किसी भी
अफसर की कारकर्दगी को उसके मुतहतों को दी जाने वाली तरक्की से नापना नहीं चाहिए। आमिर भाई, हम काम हमने तो आईजी बताता लगाया नहीं है, करना, आईजी ने आईजी आगे लगाया है जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए, इसीलिए लगाया ना कि वो अपनी फोर्स के साथ वो काम करके दिखाए। मैंने आपको कच्चे के इलाके का नाम लिया, नहीं हम हासिल कर सके ना कंट्रोल। आज भी वहाँ लोग अगवा होते हैं और उनके रैंसम लिए जाते हैं, पैसे दे के लोग वापस आ रहे हैं। तो फिर आप तरक्कियां दे के आप कहें कि ये कारकर्दगी है, तो ये कारकर्दगी वेलफेयर का काम मैंने कब इनकार किया कि नहीं होना चाहिए। आपके गाजी शहीद, उनके बच्चे औलाद, सबका हक है आपकी फोर्स के ऊपर, वो आप ज़रूर करें। लेकिन आपको जिस मकसद के लिए लगाया गया है वो आपका, अगर आपकी प्रायोरिटी वो नहीं है तो फिर ये वेलफेयर भी कुछ नहीं है। फिर वो ये जो सूबे की अब 14-15 करोड़ आबादी है, फिर वो कहाँ जाएगी? आप अपनी पुलिस वालों की वेलफेयर करते रहे, अब अपना नाम बनाते रहे कि आज जब मैं जाऊंगा तो लोग याद करेंगे यार वो आया था। अच्छा, मैं स्टोरी पे दोबारा आना चाहूंगी क्योंकि मेरे ज़हन में एक सवाल था। मुझे आयशा ब्रेका कह रही हैं, साई साहब ये जो हर रोज धड़ाधड़ खबरें आती हैं कि फलां सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मौसूल हो गई, होता तो कुछ नहीं, मोबाइल चोरी की वारदातें हुई, स्टोर्स में वारदातें हुई, घरों से भी लोग अपनी फुटेजेस शेयर करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? आप ना यही मैं बता रहा था अमर भाई, इसमें थोड़ा पर्सनल हो गए, पता नहीं उस्मान अनवर साहब के साथ। बात ये होती है कि एक जो सुपरवाइजरी अफसर है उसने डायरेक्शन देनी है, पॉलिसी मेकिंग करनी है, और वो खुद कच्चे के इलाके में गए। मैं बिल्कुल उनकी तर्जुमानी नहीं कर रहा। अभी उन्हीं के कहने पे कल मैंने देखा है, गाड़ी चोरी की मैंने खबर दी थी कि लाइव ट्रैकिंग हुई है। पहले कभी भी इस तरह गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग नहीं हुई कि 15 की कॉल चली है, उसके बाद कैमरों ने लाइव मॉनिटर किया है। पहले ये इन्होंने SOPs बनाए हुए थे कि आप FIR दर्ज करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन अफसर आएगा, फिर आके वो लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके IG ने कहा कि जिस तरह ये कैमरे यूटिलाइज करने चाहिए उस तरह करें ना, फौरी तौर पे आप इसका रिस्पांस दें। तो कल एक गाड़ी पकड़ी गई, परसों एक इश्तेहारी जो 302 का वो पकड़ा गया। तो अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे तो उसके समरात आएंगे। उसमें चाहे बिलाल सदीक कमैना साहब करें, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब करें या कामरान खान साहब करें, ये SOPs खेलते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये CCTV मौसूल होने के बाद तो बंदे पता नहीं कराची चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं। आपको मौके पे उनको यूटिलाइज करना चाहिए, और अगर आपके पास एक्सेस है तो आप उनको लाइव मॉनिटर करके डॉल्फिन फोर्स को या मुतलका थाने चलें देखें अब इससे बेहतरी क्या आएगी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और ये मसला मेरे ख्याल से कुछ शहर के मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा मुश्किल है। उसमें ये भी है जी, गदागर शहर में हर जगह पर नज़र आ रहे हैं। और माह मुबारक में तो वैसे ही इस तरह से बातें वो करते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं, कुछ दिए वगैरह आपके लिए आगे जाना भी नामुमकिन हो जाता है। इंतज़ामिया जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। आमिर भाई पा दो पुलिस थे, पा दो। नहीं पुलिस पर क्यों डालना है? ये डालना एक तरह से पुलिस पे ही है, ट्रैफिक पुलिस ही होती है ना जी, ट्रैफिक पुलिस का उस पे डाल। अच्छा मैं नहीं मैं डाल उस पे जिम्मेदारी डालना चाहता हूँ। पुलिस का काम नहीं है। मैं ये सारे चौक चौराहों पे होते हैं, जहाँ इशारा है वहाँ पे है ना, ऐसे ही। और आपका ट्रैफिक अहलकार भी वहीं पे है। अगर उसको इख्तियार दे दिया जाए कि वो 15 पे कॉल करके इनको पकड़वाए। मैं तो अभी IG साहब का ये जिक्र कर रहे थे, CCPO साहब का जिक्र कर रहे थे, इनमें जो ये वाइपर वाले लड़के नहीं हैं, ये 100% डाकुओं के साथ मिले थे। मरहूम साहिब साहब के साथ मेरी ये इस पर बड़ी लंबी डिस्कशन हुई। असद साहिब साहब की बात, ये तो जिंदा सलामत साहिब वो जो जन्नत में है असद साहिब साहब। और उस वक्त उन्होंने भी ये बात मानी कि ये इन्फॉर्मर होते हैं डाकुओं को, ये बताते हैं कि जो वीकेंड्स हैं उसमें किस औरत ने कितना जेवर पहना और उसके जेवर असली या नकली है। सिर्फ ये वाइपर मारते हैं और आपका जायजा लेते हैं, जितना मर्जी रोक लें, बाज नहीं आते। अच्छा मैंने इसके बाद मेरे दोस्त हैं वसीम फरूक, उनके साथ डकैती हुई, ये वाली शादी से वापसी, बेटे की शादी वापसी, मेरे बरदन इला के साथ भी, वो सब ने एक बात का इतराफ़ किया कि इशारे पे वाइपर वाले ने वाइपर मारा था। ठीक बात। तो मेरी साई साहब से ये अक्सर डिस्कशन रहती थी, क्यों पुलिस वाले इनको नहीं पकड़ते हैं, रखें कहाँ? रखे सर, चलिए ये अब गवर्नमेंट, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, रखे कहाँ? ये आपने अब नहीं रखने की कोई जगह नहीं है। हमारी पुलिस ये कहती है, और बड़े अच्छे सीनियर ऑफिसर मुझे ये कहकर गए इसी ऑफिस के अंदर कि यार नशई पकड़ांगे तो रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आपने पूरी नहर पे ज़मान पार्क समेत नशइयों को फुल इजाज़त दी हुई है। देखे ना, आपके पास यही
मैं कहता हूँ चले आप गवर्नमेंट से ये मुतालबा तो करें कि इन फकीरों को रखने के लिए, ये बच्चे हैं, नहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन का दायरा है आपके पास। ठहरे सुन ले Child protection कितना effective है, ये active एक बात है। सुन ले, Active है। अब बात सुन ले, कहाँ है आमिर ये भाई? फिरोजपुर रोड पे ज्यादा नशइयाँ हैं, जमान पार्क तक नहीं जाते, वहाँ पे तो ये सड़क वैसे ही आप वहाँ पे रश है, वहाँ पे नशई नहीं आपको मिलेगी, नहीं, आपको नहर के किनारे पड़े नहर के किनारे मिलते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं अगर मिलते। ज़मान पार्क में नशे मिल जाए फिर मैं आपको दिखा दूं, चलो देख लेते कह रही मैं हूँ ज़मान जामिया पार्क को में वक्त नशे दिखा दूं। कम है, वो हम ब्रेक में बात कर लेते और हैं। मैं आपको नशई को पकड़ने जाए तो भाई बाकी नशई जो है आप पर हमलावर हो जाते हैं ये तो पेट्रोल बमों के होते साथ। बहुत खतरनाक है ये बात हाँ, जो है, होते खतरनाक है, agree ब्लेड करना के पड़ेगी। Thank you साथ, so पेट्रोल much। बम के बहुत-बहुत साथ। शुक्रिया नाज़रीन, हम पता नहीं ब्रेक किस-किस में चीज़ बात के कर साथ। लेंगे, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, रूडा के हम अक्सर फीचर्स आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं, हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी आप देखते रहते हैं। अब लोगों में एक तजब्जुब है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानना जो हैं वो चाहते हैं। सो हम आपकी मुश्किल आसान करने के लिए अपने मेहमानों को मदऊ करते रहते हैं, ताकि जो पूरा शहर आबाद हो रहा है बिलाशुबा एक बहुत बड़ा टास्क है। सो इसमें डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है, कितने फीसद काम मुकम्मल हो चुका है, ये हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहें। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी। इंजीनियर असद यूसुफ साहब ने ज्वाइन किया है, डेप्यूटी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रूडा है। नादिया ताहिर साहिबा ने ज्वाइन किया है, HOD इन्वायरमेंट हैं। अपने मेहमानों को शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले असद साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हमने ओवरऑल जो इसके फीचर्स सुने हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब हमने प्रोग्रेस तक जाना है ताकि लोगों को पता चले कि इतना काम मुकम्मल हो गया है। चहारबाग सबसे अमेजिंग प्रोजेक्ट है आपका, इसका कहाँ तक काम पहुँचा है? जी बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन है और हम भी इसका आज स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आंसर देंगे। तो डायरेक्टली कमिंग टू द प्रोग्रेस, चहारबाग जो सी हमने 10% उसकी प्रोग्रेस अचीव कर ली है। ये हमने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को 2-3 महीने पहले, और इंशाल्लाह नवंबर 2024 में हम इसके सिविल वर्क्स, इसमें रोड्स, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम्स, हम सबको इंशाल्लाह डिलीवर कर देंगे। अगर आप हमारी वीडियोस पे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि हमारा जो 100 फीट रोड है और 200 फीट मेन बुलेवार्ड है, हमने उसकी इम्बैंकमेंट फॉर्मेशन का जो लेवल है वो अचीव कर लिया है। अब हमारा वहाँ पे सीवरेज सिस्टम ले हो रहा है, वहाँ पे स्टॉर्म ड्रेनेज की ट्रेंचेज, उसकी डक्ट्स वगैरह लेआउट हो रही हैं। ये मकसद था सिर्फ आपसे डिटेल्स पूछने का, क्योंकि हम जब नया कुछ भी बनना देखते हैं तो वहाँ पर ये नकाइस रहते हैं जिनका आप कह रहे हैं कि जी सबसे पहले काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, सीवरेज रिलेटेड इशू हो गया, ये सब तो बहुत अच्छी चीज़। बिकॉज जो सब सरफेस जो चीज़ें होती हैं वो होती भी सबसे पहले ले होती हैं, उसके बाद हमारा जो सब सुपर स्ट्रक्चर चीज़ें आती हैं। और अब हमने उसके जो हमारे ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं उनके लिए भी उनकी फाउंडेशन से हमने काम शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 1-1.5 महीने में हम उसका जो रोड का स्ट्रक्चर है, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो काम भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ग्रीन एरियाज़ वहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं चहारबाग के डिज़ाइन की आपसे मैं बात करूँ तो हम इधर एक डेडिकेटेड इंटरचेंज भी बना रहे हैं, जो कि रिंग रोड से आपको एक फ्री एक्सेस देगी इन और आउट चहारबाग के लिए। और एक गुड न्यूज़ ये भी है हमारे व्यूअर्स के लिए कि इंशाल्लाह वेरी सून हम चहारबाग का एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट वो भी लॉन्च करने लगे हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है प्रॉक्सिमिटी में। सो चहारबाग बेसिकली हमारा जो है कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट शुरू करने का मकसद ये था कि हमारे जो बाकी एक्सेस के जो कमर्शियल हमारे प्लॉट्स हैं उधर हम मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स अभी बना रहे हैं। तो उसके लिए हमारी भी एड्स भी आ रही हैं कि हम इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आएँ और चहारबाग के जो हमारे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें। और हमारी जो इससे पहले हमने 8 अपने जो से अपार्टमेंट है चहारबाग के, उनको हमने सेल आउट किया है। और हमारी इसके जो पर्टिकुलर जो हमारा एक पर्टिनेंट फीचर है ये कि हमने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। एक टर्म होती है फ्लोर एरिया रेशो, इसमें होता है कि आप 150 फुट जो 12-13 मंजिला तक वहाँ पे एक बिल्डिंग बना सकते हैं। और उस बिल्डिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने मुताबिक उसमें कमर्शियल सेंटर्स बना सकते हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स बना सकते हैं। तो हमने टोटल एक बिजनेस को फ्लेक्सिबल किया है ताकि जो हमारी इकॉनमी जो सी ग्रो करे। सिग्नेचर टावर्स हैं यहाँ पे, कंडोमिनियम यूनिट्स हैं। तो आप देखेंगे आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे हमारा एक MOU हुआ है एक फर्म से, वहाँ हम हॉस्पिटल बनाएंगे यहाँ पे तो इसके अलावा जो ये चहारबाग का था, मजीद हमारा इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल फेज़ 1 का। इंडस्ट्रियल फेज़ 1 जो चहारबाग से कोई 3-1 किलोमीटर की जो सा है, ये महबूद बूटी गोल चक्कर के पास हमारा एरिया है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है
वो एक बड़े हैज़र्ड तरीके से फैली हुई थी। अगर आप उस इलाके में जाएं तो वहाँ पे वहाँ पे हम एक रिजिड पेमेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियल ट्रैफिक लोड को जो सा वो टेक फॉर करेगी, और ये जो रिजिड पेमेंट है ये हमारे नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड्स पे हम बना रहे हैं। वहाँ पे हम उस सड़क के ऊपर जो 1.8 किलोमीटर की अभी इब्तदाई तौर पे हम रोड डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे हम जो से स्ट्रीट लाइटिंग करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कहूँगा कि देखिए सोशल डेवलपमेंट है, आपका एरिया अपलिफ्ट हो रहा है तो काइंडली जो उनसे अपने जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस ऑलरेडी बड़े बेयर मिनिमम है तो उनको टाइमली जमा भी कराएं, ताकि ये जो हमारा जो एक तरक्की का सफ़र है ये इन टू लैटरल स्पिरिट जो है वो जारी रहे, आप तेज़ी से जारी रख सकें। नादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और HOD इन्वायरमेंट हैं। इन्वायरमेंट हमारा हमेशा से बड़ा कंसर्न रहा है और यहाँ जो हमने शहर लाहौर में स्मॉग के हालात देखे उसके बाद मैं कहूँगी हम लोग खौफजदा भी हैं। सो इन्वायरमेंट की श्योरिटी कैसे आप दे रही हैं, क्या काम कर रही हैं इस पर? थैंक यू अन्ना। सबसे पहली चीज़ ये कि एक इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक चैलेंज है, और बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो चैलेंजेस का पहाड़ खड़ा हुआ था। सबसे ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखा गया, जो कंडीशंस हैं हमें NOCs जो हम EPA से हासिल करते हैं या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट हमें देता है, उनकी कंप्लाइंस मेरे लिए बड़ा एक टारगेट है जो हमें अचीव करना है एट द एंड ऑफ और क्लोजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो साइड लाइन भी चलता रहता है और ड्यूरिंग प्रोजेक्ट भी वो चल रहा है। उसमें HSE मेयर्स हैं, उसमें प्लांटेशन है, उसमें लैंडस्केप्स हैं, और जैसे असद यूसुफ साहब ने बताया कि चहारबाग एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जैसे उसका अगर आप देखें तो उसमें HSE इम्प्लीमेंटेशन है, जो क्योंकि रिंग रोड के साथ वो चल रहा है रोड, वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है, और अभी जैसे बताया गया कि वहाँ पे एक ट्रम्पेट बनने जा रहा है, उसके लिए भी एनवायरमेंटल स्टडी नेस्पा के साथ चल रही है, वो हम EPA में सबमिट करेंगे। और इसके साथ साथ वहाँ पे अब जो लैंडस्केप्स का काम है, क्योंकि अब आप अगर वो दिखा सक रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि अब वो एक अपना प्रॉपर जो शेप हम दिखा रहे थे पहले एक हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट, तो वो अब हम उसमें कामयाब हो गए हैं कि वो आपको प्रॉपर शेप आपको नज़र आने लग गई है कि उसमें हम चले गए। सो वो सारा लैंडस्केप्स के जैसे प्रोजेक्ट डेवलप करेगा वैसे वैसे वो ग्रीन एरिया एनवायरनमेंट के साथ साथ ना हम लोग खूबसूरती के बड़े कायल हैं, जब तक अट्रैक्शन ना हो तो हम उस तरफ जाते नहीं हैं। सो खूबसूरती को मद्देनजर रखने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐड की गई? देखिए चहारबाग के अंदर जो से हम ट्रीज़ की प्लांटेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटिंग है वो एक स्टैंडर्ड की स्ट्रीट लाइटिंग है, उनका कलर रेंडिंग इंडेक्सेस हमने प्रॉपर किए हैं कि वो जब रात हो वहाँ पे लाइटिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि वो अट्रैक्टफुल हो। इसके अलावा जो आपका फिर आपके पास वो है जय दरिया का भी इस्तेमाल करके खूबसूरती में जो है वो देखें, रूडा का जिक्र हो दरिया का जिक्र ना हो तो बेसिकली ये रूडा और दरिया जो उनसे हैं ये तो प्रोजेक्ट ही दरियाए रावी की बहाली का बेसिकली। बाकी ये इसके देखिए रूडा के दो मेन फोकस हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा क्लियर करूँ। एक है कि दरियाए रावी की बहाली और उसके अलोंग प्लान्ड अर्बनाइजेशन। अच्छा, ये अब लोग कहते हैं कि यार ये चहारबाग का भी रावी से ताल्लुक है। जी बिल्कुल ताल्लुक है, क्योंकि चहारबाग का जितना भी सीवरेज सिस्टम है, उसका डिस्चार्ज है, उसका वेस्ट वाटर है, वो ट्रीट होके अल्टीमेटली दरिया रावी भी डिस्पोज ऑफ होगा। अच्छा, दूसरा मैं बताऊं कि जो चहारबाग से हमने क्यों बनाया, देखिए जो हम फंड्स जनरेट करेंगे यहाँ से, वो हमारे इस वक्त जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हैं उन पे काम चल रहा है, वो खरबों रुपए का काम है। एग्जैक्टली देखिए, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको। देखिए ये रावी की बहाली क्यों ज़रूरी है। देखिए जब रावी को हम इसको चैनलाइज करेंगे तो 270 बिलियन लीटर यानी 270 अरब लीटर पानी हम स्टोर करेंगे। अब जब ये पानी स्टोर होगा तो रोज़ाना की बुनियाद पर 1 अरब लीटर पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, तो आपके लाहौर की जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है वो बुलंद होगी। तो ये एक सा मेन फोकस है। फिर देखिए जब रावी के हम जब प्रोमेनेड बनाएंगे वहाँ पे फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ दुनिया में जहाँ भी प्रोमेनेड होते हैं उसके साथ साथ आप देखिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, तो ये एक हमारे इकोनॉमिक साइकिल जनरेट होगा। तो रूडा का जो बेसिकली हमने बिजनेस मॉडल भी डिस्कस करें तो हम अपनी इसी इकोनॉमी से जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू, और इसी सिलसिले में हमारा जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अभी हमने दुबई में एक रोड शो किए थे, हमें बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। हमारे 7 MOU साइन हुए हैं, कुछ उसमें से चहारबाग के अपार्टमेंट्स से मुतल्लिक, और एक हमारा एक MOU हुआ है, हमारी इसमें बातचीत चल रही है कि एक इंटरनेशनल होटल की चेन्स यहाँ पे बनाने लगे हैं। really तो देखिए ये किस तरह पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये ना सिर्फ पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, बल्कि ये पाकिस्तान की हमारी जो डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की जो रेवेन्यू जनरेशन है उसके लिए सबसे इस वक्त जो प्राइम जो एक मैं समझता हूँ जो इसकी
जो एक बात है इसकी है कि ये रेवेन्यू को जनरेट करेगा। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे मुल्क को इन्हीं चीज़ों की और हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं हम सारे अपने लोगों को साथ लेकर करें। मिसाल के तौर पर अभी आप अगर रूडा की वेबसाइट पर जाएँ तो हमने एक वहाँ पे एक प्री लॉन्च इंडस्ट्रियल एस्टेट का सर्वे हमने कहा है, हमने लोगों से काइंडली हमारी वेबसाइट पे आएँ, इंडस्ट्रियल जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो काइंडली आकर सर्वे फॉर्म को फिल करें। हम एक रिंग रोड, मोटरवे और लाहौर एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी में एक इंडस्ट्रियल जोन डेवलप कर रहे हैं। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप किस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, किस तरह की आपको इंडस्ट्री लगानी है, आप हमें दें। जब सर्वे से डाटा कलेक्शन हो जाएगी उसकी बेस पे हम रिक्वायरमेंट्स को टेलर करके डिज़ाइन बनाएंगे। सो नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए कि हम लोगों से पूछ रहे हैं कि बताएं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सो वी डायरेक्टली एड्रेस देम। तो ये हमारा प्री लॉन्च सर्वे है। तो जितने भी अब इंडस्ट्रियलिस्ट हमें सुन रहे हैं काइंडली हमारी वेबसाइट पे विजिट करें और अपना जो उसमें जो एक शॉर्ट सा फॉर्म है उसको फिल करें ताकि हम उसको डाटा को एनालाइज करें। इसके अलावा जैसे मैडम ने इन्वायरमेंट की बात की, यही मोलनवाल की विसिनिटी पे 3000 एकड़ का एक रख जोक फॉरेस्ट है। उस फॉरेस्ट में हम लाखों दरख्त लगाने लगे हैं। उस दरख्त तो अब अगर आप उस एरिया में अब जाएँ तो वहाँ पे आपको अनड्यूलेटिंग लैंड मिलेगी, बड़े बड़े गड्ढे मिल जाएंगे, कभी हीप्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। हमने उनको बैलेंस आउट कर रहे हैं। अभी 158 एकड़ को हमने बैलेंस आउट किया है, उसकी लैंड की लेवलिंग की है। फिर अब वहाँ पे हमने कुछ 10 ट्यूबवेल लगाने हैं, 60 ट्यूबवेल्स हमने वहाँ पे लगा दिए हैं। अब उन ट्यूबवेल्स को मेंटेन करने के लिए बाकायदा हमने व्हीकल मेंटेनेंस पे ट्रैक्स बनाए हैं, 15-15 फुट के 3 किलोमीटर के ट्रैक्स बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब हमारा सीज़न आ रहा है तो वहाँ पे इंशाल्लाह 1,60,000 जो दरख्त हैं इस साल हमारे, हम उसको प्लांट कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नादिया साहिबा, माहौल दोस्त मंसूबा आप इसे ओवरऑल, मैं तो बातों से अंदाज़ा लगा रही हूँ, कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक पूरा शहर आबाद होने जा रहा है। सो किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और जो चीज़ें डिटेल में बताई हैं असद साहब ने, आप समझती हैं ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं और एक ज़बरदस्त इन्वायरमेंट बन जाएगा? सबसे पहले ये है कि जितना हम एक हैवक प्ले कर चुके हैं एनवायरनमेंट के साथ, स्मॉग सीजनल हुआ करता था और बाय द लास्ट 7 ईयर्स आपने देखा है कि उनके स्पेल्स थे। अभी अगर आप ट्रैवल करते हैं मोटरवे के ऊपर लेट नाइट अगर आप आते हैं, आपको एक ब्लैंकेट मिलता है। आपको जब लाहौर में आप एंटर होते हैं, उसकी विसिनिटी में एंटर होते हैं, आपको लगता है एक ब्लैक ब्लैंकेट के अंदर आप एंटर हो गए। और वो उस वक्त वो टाइम होता है लाइक अगर 2:30 से 3 बजे के दरमियान अगर आप देखते हैं, आप मार्च में स्मोक को फील कर रहे हैं मोटरवे के ऊपर। सो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे जो हमने बेंचमार्क्स हम लोगों ने मेंटेन किए हैं या बनाया, वहाँ तक अभी पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा। रूडा का जो पार्ट है वो ये है कि हमारे पास अभी 9 फॉरेस्ट हैं जो रूडा जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहे हैं। और रख जो एक ऐसा फॉरेस्ट था जिसके अंदर हमारे पास कुछ लैंड अवेलेबल थी और उसके अंदर जैसे असद ने बताया वहाँ पे लैंड लेवलिंग का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है और वहाँ पे फॉरेस्टेशन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा अनकरीब। कुछ वहाँ पे प्लांटेशन हो भी चुकी है और काफ़ी अच्छी वहाँ पे ग्रोथ रही है प्लांट्स की। और ये इसीलिए किया गया कि वहाँ पे कुछ कंपनसेटरी मेजर्स, मैं तो इनको कहूँगी इस वक्त, कि लाहौर के लिए कुछ ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का कुछ अरेंजमेंट किया जा सके। लाहौर की मिसाल है तो वो तो ख़त्म होता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है। मुझे आपसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का पूछना है, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे तो पाइपलाइन में बड़े ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा जो फेज़ 1 है अभी, जो लाहौर रिंग रोड और लाहौर सियालकोट मोटरवे के विसिनिटी में है, वहाँ पे हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। 300 फुट की मेन रोड्स हम बना रहे हैं। हम कालाकटाई रोड से एक्सेस दे रहे हैं रावी को, हम लाहौर सियालकोट मोटरवे से एक्सेस दे रहे हैं। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े कंक्रीट के कंड्यूट्स हम बना रहे हैं जो कि पूरे फेज़ 1 का डिस्चार्ज कैरी करेंगे। और हम यहाँ पे इस पूरे फेज़ 1 में 4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगा रहे हैं। उसमें से एक जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि 80 MGD का है, महबूद बूटी के मुकाम पर, उसका PC1 तैयार है और इंशाल्लाह मई में हम उसका टेंडर भी ओपन कर देंगे। तो ये हमारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स है। लो कॉस्ट चहारबाग हाउसिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है कि हमारा एक और बातचीट चल रही है इंटरटेनमेंट सिटी की। आप मीडिया से रिलेटेड हैं, वो 2-2.5 हज़ार एकड़ पर हम एक इंटरटेनमेंट सिटी बना रहे हैं। वहाँ पे हमारा सारा एक कमर्शियल एक्टिविटी रिगार्डिंग टू मीडिया इंडस्ट्री और होटल चेन्स और जितनी भी जो रिटेलर की जो हमारी है बिजनेस कम्युनिटी है, सारा उसका इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। और उसके लिए हमारी बात एक इंटरनेशनल ग्रुप से चल रही है और हमारे पास जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी। दैट्स रियली ग्रेट। तो आप सोचें कि आपका मुल्क जो है वो किस तरह से तरक्की की राहों की तरफ जाएगा अगर ये तमाम इन्वेस्टमेंट बाहर से यहाँ पर आएगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं यहाँ से बाहर ही जा रहे होते हैं।
सो ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, एक अपडेट आपके साथ शेयर करनी है जी। अपडेट है जो मैं आपको बताती चलूँ हुकूमत के खिलाफ। अच्छा जी, सुबह से तो हवाएं भी चल रही हैं, बूंदाबांदी भी मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। सो अभी के मौसम की सूरत हाल और दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि 4-5 बजे के करीब भी बारिश बताई हुई है। सो अपडेट बता रही हैं मायदा हमारे साथ है। ओवर टू यू। कि मौसम को देखा जाए ना तो आज सुबह से जो है वो शहर का मौसम इंतहाई खूबसूरत है। वक्फे वक्फे से जो है कहीं बूंदाबांदी देखने में नज़र आ रही है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आज शहर में ये बताया जा रहा है कि 30 से 40% बारिश के अमकानात हैं और बादल भी जो है वो शहर पर छाए हुए हैं और कभी धूप भी अपना जलवा बखेरते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सूरज और बादलों के साथ जो आंख मिचौली का सिलसिला तो जारी है ही, और साथ ही ये भी बताया गया है कि ये जो आज महकमा मौसमियात के बारिश के अमकानात जाहिर किए गए हैं, ये वक्फे वक्फे से शहर में इसी तरह से बादल बरसते रहेंगे। टेम्परेचर को देखा जाए तो टेम्परेचर इस टाइम जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 24 रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ मौसम आज इंतहाई खुशगवार महसूस किया जा रहा है, और क्योंकि रोज़े चल रहे हैं तो शहरियों का रोज़ा भी जो है वो अच्छा खासा ठंडा हो गया है। उससे पहले जो है वो अच्छी खासी धूप देखने में नज़र आ रही थी, जिससे हमारे शहरी भी परेशान नज़र आ रहे थे, लेकिन आज शहरियों के चेहरे भी खिलखिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे ओवरऑल मौसम खूबसूरत है, वहीं पर शहर आज फिर से जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस टाइम 154 रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो मौसम है वो खुशगवार रहेगा और साथ ही साथ बूंदाबांदी का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। थैंक यू सो मच मायदा, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और वो लोग जो कि मेरी वार्डरोब के बारे में पूछ रहे हैं जी, उनको बता दूं जे डॉट के ड्रेसेस आजकल मैं पहन रही हूँ। सो आप विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं। ईद के स्पेशल ड्रेसेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और इसके साथ साथ आपको डिस्काउंट पे ड्रेसेस भी मिल जाएंगे। सो आप जे डॉट की किसी भी आउटलेट पर जाएँ और अपनी मर्ज़ी की वार्डरोब जो है आप ले सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो जानना चाहते हैं कि जी शॉपिंग अगर करने जाने तो कहाँ लगी हैं, वो मैं उनको बता देती हूँ। हमारा सेगमेंट है जी बचत बाज़ार। अच्छा जी, बोनेंजा पे ऑफ लगी है जी अप टू 50%। जीन पे अगर आप जाएंगे अप टू 30% ऑफ। हैंगटन पे जाएंगे अप टू 50%। The next one is the Kesaria brand, यहाँ पर up to 50% off। सो नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करेंगे, आपको रेट लिस्ट हमने बतानी है। सेगमेंट है आज के भाव। अच्छा जी, रेट लिस्ट में ओपन मार्केट के रेट हमने बताने हैं। साजिद हमारे साथ होंगे, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू साजिद। जी बिल्कुल है ना, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कुछ सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन ज़्यादातर सब्जियों की कीमतें जो है वो कम हुई है। सब्जियों की कीमत में अगरचे 10 से 15 रुपये का इजाफा जो देखने में सामने आया है, लेकिन उसके बावजूद ओपन मार्केट में अभी भी सब्जियाँ जो है ये पुरानी कीमत पर ही बेची जा रही हैं। तकरीबन 120 से 150 रुपये फ़ी किलो तक सब्जियों की मद में पैसे जो है वो इजाफी चार्ज किए जा रहे हैं। एक नज़र अगर हम दौड़ा रहे हैं रेट लिस्ट पर, तो जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत 90 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, जबकि ओपन मार्केट में प्याज 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 93 रुपये है। ओपन मार्केट में टमाटर 120 से 130 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसन जो है इसकी सरकारी कीमत 360 रुपये है। ओपन मार्केट में लहसन 500 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, यानी कि तकरीबन 140 रुपये महज लहसन की मद में ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। अदरक की सरकारी कीमत जो है 630 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में अदरक
700 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है, यानी कि 70 रुपये महज 1 किलो की मद में अदरक के लिए ज़्यादा जो है वह चार्ज किया जा रहा है। अगर हम बात कर लें आलू की, तो आलू कच्चा छिलका दर्जा अव्वल इसकी सरकारी कीमत 49 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में आलू जो है दर्जा स्वयं का वो इस कीमत पर बेचा जा रहा है, जबकि दर्जा अव्वल आलू जो है ये तकरीबन 60 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। सब्ज़ मिर्च की बात कर लीजिए, 100 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में सब्ज़ मिर्च 130 से 140 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। मेथी की कीमत 74 रुपये, ओपन मार्केट में 90 रुपये तक बेची जा रही है। और अगर बात कर लीजिए बंद गोभी की, 34 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 40 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। जबकि मटर जो है इसकी सरकारी कीमत जो मुकर्रर की है ये 135 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में मटर 170 से 180 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। तो एक वाज़ेह तादाद था सब्ज़ी की ओपन मार्केट में और सब्ज़ी के सरकारी नरखों में। शहरियों का में ये शिकवा था कि अगर इंतज़ामिया जो है वो रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवा नहीं सकती, तो रेट लिस्ट जो है बराए नाम जारी की जाती है, इसको भी जारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच साजिद, आपने हमें बताया कि रेट लिस्ट जो है वो आज की क्या है और लोग जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।